please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. प्रणव उपाध्याय बड़ी खबर दे रहे हैं। भारत में सीरिया के राजदूत रियाज कामिल अब्बास ने 39 भारतीय जो लापता है उनके बारे में जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने साफ किया कि इराक में 2014 से लापता 39 भारतीयों के बारे में सीरिया के पास कोई जानकारी नहीं है और जब भी सीरिया को लापता भारतीयों की जानकारी मिलेगी तो उसकी जानकारी भारत को दे दी जाएगी। प्रणय, सीरिया का इस तरीके से सफाई देना वो भी इस वक्त पर जब लगातार कोशिशें जारी हैं, चाहे वीके सिंह की तरफ से हो चाहे सुषमा स्वराज की तरफ से। देखिए, स्वाभाविक रूप से इस मामले को लेकर भारत सरकार ने जिस तरीके से इराक, सीरिया, टर्की, जॉर्डन आज सारे देशों के साथ संपर्क किया था, क्योंकि इस पूरे इलाके में आईसिस का प्रभाव है। इन 39 भारतीयों को अगवा भी आईसिस ने किया था और आईसिस के जो लड़ाके हैं वो अपना बेस बदलते रहते हैं। तो ये जानकारी नहीं है कि वो एग्जैक्टली कहाँ है, अभी तक किस स्थिति में है, क्योंकि जिस तरीके से विदेश मंत्रालय का रुख है और विदेश मंत्री संसद में ये कहती रही हैं कि वो अपनी तलाश को जारी रखेंगी, ये उसी की कड़ी है। और ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सीरिया को ये जानकारी है, क्या टर्की के पास इस तरह की कोई खबर है, क्या जॉर्डन को कोई सूचना है इस तरीके की। इन सारी चीजों को लेके ही सवाल उठते रहे हैं और इसी के मद्देनजर सीरिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि सीरिया भारत के साथ संपर्क में है। सीरिया के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी भारत का दौरा कर चुके हैं। भारत की एक टीम भी सीरिया गई थी इस चीज की तलाश में। जनरल वीके सिंह जो विदेश राज्य मंत्री हैं वो तो मोसुल गए ही थे, लेकिन अभी तक कोई खबर मिल नहीं पाई है। 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उन परिवारों का इंतजार अर्पिता आज भी बरकरार है कि वो परिवार वाले कब लौट कर आएंगे। शुक्रिया प्रणय। एनआईए ने अलगाववादी नेताओं की जांच के दौरान कश्मीर में हुर्रियत का एक कैलेंडर बरामद किया। अगस्त 2016 के इस कैलेंडर पर सैयद अली शाह गिलानी के दस्तखत हैं। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि गिलानी इस दौरान लश्कर के सरगना हाफिज सईद और हिज्ब के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन के संपर्क में थे। और इसी मामले की जांच के दौरान एनआईए को हुर्रियत का एक कैलेंडर बरामद हुआ जिसमें साल 2016 के अगस्त महीने में हुर्रियत के विरोध प्रदर्शनों का पूरा खाका है। 4 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक किस दिन सड़क जाम करनी है और किस दिन मस्जिदों में आजादी के गीत बजाए जाने हैं, कब कहां पोस्टर चिपकाने हैं और कब सरकारी दफ्तरों के आगे नारेबाजी करनी है, इसका पूरा कार्यक्रम पहले से तैयार किया गया था। कैलेंडर के नीचे सैयद अली शाह गिलानी के दस्तखत हैं। ये कैलेंडर एनआईए को गिलानी के दामाद फंटूस के घर से बरामद हुआ। ये कैलेंडर इस बात का सबूत माना जा रहा है कि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में हुआ बवाल लोगों का गुस्सा नहीं बल्कि अलगाववादियों की साजिश थी। गिरफ्तार अलगाववादी नेताओं की जांच के दौरान एनआईए के हाथ कई अहम जानकारी लगी है। सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन और आईएसआई के 4 ब्रिगेडियर रैंक के अफसर अलगाववादियों के संपर्क में थे। पत्थरबाजों को पैसा पहुंचाने के लिए ये सीधा अलगाववादियों को निर्देश देते थे। 5000 पत्थरबाजों में 103 की एनआईए ने पहचान कर ली है। आतंकियों तक पैसा पहुंचाने के खेल में शामिल 100 व्यापारी भी जांच के दायरे में आए हैं। गिलानी समेत कई अलगाववादी नेताओं को एनआईए जल्द ही पूछताछ के लिए दिल्ली बुला सकती है। और इस खुलासे के बाद एनआईए ने गिलानी पर शिकंजा कसने की कार्रवाई तेज कर दी। एनआईए ने उसके बड़े बेटे नईम को पूछताछ के लिए सोमवार को दिल्ली बुलाया था, लेकिन रविवार को ही गिलानी ने बयान जारी कर दिया कि नईम गिलानी अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए दिल्ली नहीं आ सकता। अब बुधवार 2 अगस्त को गिलानी के छोटे बेटे नसीम गिलानी को पेशी के लिए बुलाया गया है। 2 अगस्त को नसीम गिलानी समेत कुल 30 लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। पाकिस्तान से हुर्रियत के रिश्तों की खबर सामने आते ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। सरकार ने एनआईए की कार्रवाई पर अपनी पीठ थपथपाने का मौका नहीं चूका और बयानबाजी के लिए केंद्रीय मंत्री से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार तक सामने आ गई। जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स है उसको सख्ती से निपटा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो कानूनी कार्रवाई चलेगी। विपक्ष ने भी हुर्रियत पर शिकंजा कसे जाने की तारीफ की। सोर्स मिलता है बाहर से फंडिंग आने का तो उसको पूरी तरीके से उसकी तहकीकात होनी चाहिए। पिछले 1 हफ्ते में एनआईए 8 अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बारिश और तूफान की वजह से नुकसान हुआ। यहाँ तेज हवा की वजह से पेड़ उखड़ गए। इन पेड़ों के गिरने की वजह से महिला हॉस्टल को नुकसान पहुंचा। उस हादसे में 3 महिलाएं घायल हो गई। इलाके में विधायक ने प्रशासन से हॉस्टल की मरम्मत करवाने की अपील की है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार अचानक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो बीजेपी से गठबंधन के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजेय नेता करार दिया।
और सवाल जवाब का सिलसिला जब खत्म हुआ तो हाथ जोड़कर खड़े हुए और हॉल से बाहर निकल गए। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार ने आरजेडी के हर आरोप का जवाब दिया और महागठबंधन तोड़ने का जिम्मेदार आरजेडी को बताया। इसी दौरान पीएम मोदी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में नीतीश ने उन्हें अजेय बता दिया। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में बीजेपी से गठबंधन के बाद किसी तरह की फूट से भी इनकार किया। हम लोगों की पार्टी को तोड़ने की क्षमता किसी में नहीं है और हमारे पार्टी के लोग इस प्रकार के नहीं हैं कि किसी के बहकावे में आने वाले हों। बीजेपी से गठबंधन के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने खुलकर हर मुद्दे पर बात की। हालांकि नीतीश कुमार ने पहली बार पीएम मोदी की खुलकर तारीफ करके सियासी माहौल गरमा दिया, क्योंकि खुद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं, जिसकी झलक लोकसभा चुनाव और बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान दिखी थी, जब नीतीश ने पीएम पर तीखे हमले किए थे। वो समझते हैं कि मीडिया में छाकर हम कुछ हासिल कर लेंगे। ये बहुत बार हुआ, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं। देश की जनता कभी भी विभाजनकारी तत्वों को स्वीकार नहीं कर सकती है और इनके बारे में यही कहा जा सकता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नीतीश कुमार ने चुनावों के दौरान इस तरह के कई बयान दिए और यही वजह है कि जब नीतीश ने पीएम की खुलकर तारीफ की तो विरोधियों ने भी मोर्चा खोलते हुए उन्हें अवसरवादी करार दे दिया। जो रोज अपनी बात पलटता हो, नीतीश जी का भी नाम भजन लाल जी की श्रेणी में लिख जाएगा और देश उनका नाम याद रखे। ऐसे लोगों जो धोखा देते हैं उनसे विपक्ष की एकता मजबूत होती, कमजोर नहीं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के अलावा नीतीश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के आरोपों पर भी सीधा पलटवार किया। साथ ही लालू यादव पर चुन चुनकर जवाबी हमले किए और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लालू की दलीलों को निशाने पर लिया। अब सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ करके लोग संपत्ति अर्जित करें, यही मतलब है सेकुलरिज्म। नीतीश ने लालू यादव को इशारों इशारों में अहंकारी करार दे दिया। आज ही बताते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी 80 और हम लोग 71। ये सब दावा नहीं करना चाहिए और बहुत अहंकार नहीं पालना चाहिए। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन के फैसले को सही करार दिया और अपने फैसले के साथ पूरी पार्टी के होने का दावा भी किया। हथियारों की रेस में तुर्की के शामिल होने पर अमेरिका भड़क गया है। पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग ने तुर्की के रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदने की आलोचना की। चीन ने साफ किया कि बढ़ते तनाव को कम करने और शांति के लिए उत्तर कोरिया और अमेरिका को बात करनी है, न कि बीजिंग को। अमेरिका के ओक्लाहोमा में भीषण आग की वजह से कई ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गाजियाबाद में हथियारों की सप्लाई करने जा रहे एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लुधियाना में पंजाब पुलिस के कर्मचारियों पर एक बुजुर्ग की पिटाई का गंभीर आरोप लगा। राजस्थान के जालौर में सीएम वसुंधरा राजे अधिकारियों से बात करती नजर आई। यहां बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंची मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हालात की जानकारी ली, साथ ही राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। और ऐसे ही एक बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हालात का जायजा लिया। इसके बाद अधिकारियों से राहत कार्य की जानकारी ली। वहीं जालौर के ही एक दूसरे इलाके में तेज बहाव की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। उधर बाड़मेर में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियों का रूट बदलना पड़ा। जबकि माउंट आबू में बारिश की वजह से शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। हालांकि इस बारिश के बीच यहां पहुंचे पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाते दिखे। लोग यहां आ रहे हैं और तरह तरह की वाटरफॉल्स में पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और असम में बारिश और बाढ़ से हुई तबाही के बाद मुआवजे का ऐलान किया है। असम और राजस्थान में बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।